हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका फिज़िक्स बाय टॉपर्स में। मैं हूँ चित्रा और आज हम लोग स्टडी करेंगे फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन्स का सेकंड पार्ट। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें हमने स्टडी किया जो फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन्स हैं, उनका रेडियस, उनका एरिया और उनकी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एवरेज डिस्टेंस को। आज हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आपके पास में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें जो आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी जो है उस पर किस टाइप की फ्रिंज हमें मिलेगी, मैक्सिमम, मिनिमम या किस टाइप का क्या रिज़ल्ट रहेगा, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे। हम डिटरमाइन करेंगे कि बिंदु पी जो है, पॉइंट पी जो है, इस पर आयाम कितना होगा, इस पर एम्पलीट्यूड कितना आएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बिंदु P पर परिणामी आयाम। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया। यदि आपको यहाँ से वीडियो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर आपको सेकंड समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जो फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन्स पार्ट 1 के नेम से है। हाँ, देखिए हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास में डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा था, जो विवर्तित तरंगाग्र मिल रहा था, हमें डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल रहा था स्लिट से निकलने के बाद, वहाँ हमने क्या किया, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P लिया था जिसकी सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, B है। और जब हमने इसको छोटे छोटे अर्धावर्ती कटिबंध में हाफ पीरियड जोन्स में इस वेव फ्रंट को हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर n हाफ पीरियड जोन्स में ये डिवाइड हुआ, जहाँ पर मैंने ये पॉइंट दे दिया है। nth नंबर का जो पीरियड, जो हाफ पीरियड जोन था, उसका ये पॉइंट है mn और ये है mn-1, ये सेंटर पॉइंट है O। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ ये जो अपने पास में तरंग संचरण की दिशा है, देखिए सबसे पहले आप लेंगे एक लाइट सोर्स, उसके बाद आप लेंगे स्लिट में से जब प्रकाश जाएगा उसके बाद आपको मिलेगा डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो आपके तरंग संचरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो है वो आपका ये वाला है। ठीक है, तो हमने क्या किया, तरंग संचरण की दिशा से हमने एक एंगल मेज़र किया, ये एंगल मेज़र किया। ठीक है, जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है उसके संग एंगल कितना है, θn है। ऐसे ही जब हम इसके साथ में हम लेंगे तो यहाँ जो अपने पास में ये जो जाएगी रेखा, तो इसके साथ में यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा θn-1। अब हम देखते हैं बिंदु P पर जो परिणामी आयाम है तो उसके लिए क्या क्या डिपेंडेंसी रहती है। देखिए, ये रिज़ल्ट जो है ये बाय एक्सपेरिमेंट आया है। क्या है, रिज़ल्ट आया है बिंदु P पर जो परिणामी आयाम है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, उसको हम डिनोट करेंगे E0 से, E0n से। ठीक है, अब यहाँ पर ये किस पे डिपेंड करता है, ये एक तो प्रोपोर्शनल है किसके, जो आपका हाफ पीरियड जोन है उसके एरिया के। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया A, या आप कर लें इसको AN। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि देखिए अगर आपके पास में कोई लाइट है ना, आपके पास में जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी आपको यहाँ मिलेगी P पॉइंट पर, उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड P पॉइंट पर मिलेगा, है ना। तो जितना बड़ा एरिया होगा हमारे पास लाइट का उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी। इसलिए हमने क्या किया, बिंदु P पर जो परिणामी आयाम E0n है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हाफ पीरियड जोन के एरिया पे डिपेंड करेगा। अभी जो मेरे पास में हाफ पीरियड जोन पर्टिकुलर में अगर एक लूँ तो ये वाला हाफ पीरियड जोन है पूरा एक, है ना, ये एरिया है। तो ये एरिया जितना ज़्यादा होगा, इसका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा बिंदु P पे परिणामी आयाम मिलेगा। ठीक है, सेकंड थिंग, E0n जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1 + cos θn के, जहाँ θn क्या है, θn आपके पास में जो तरंग संचरण की दिशा है और इसके साथ साथ में
जो ये अर्धावर्ती कटिबंध की जो ये त्रियक रेखा है, इन दोनों के मध्य का कोण है। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, उसके साथ साथ में ये जो आपके पास में स्लाइड हो रही है लाइन, इन दोनों के मिड का एंगल कितना है, थीटा एन है। तो ये इसके प्रोपोर्शनल है। और साथ के साथ में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अर्धावर्ती कटिबंध से बिंदु P पर जो औसत दूरी है, किसकी, एक्स एन के, है ना, ई नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, एक्स एन का। तो यहाँ पर अपने पास में nth नंबर के लिए जो दूरी आई थी, लास्ट वाले वीडियो में हमने डिराइव किया था, कितना आई थी, b प्लस 2n-1 लैम्डा बाय 4। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आएगा अपने पास में बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का। अब हम एक बार डिपेंडेंसी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे सेंटर पॉइंट से आउटर साइड में। जैसे जैसे हम सेंटर पॉइंट से आउटर साइड में जाएंगे तो n की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जब n इंक्रीज़ होगा, है ना, जब अपने पास में अर्धावर्ती कटिबंध का क्रमांक जो है, जो उसका सीक्वेंस नंबर है, वो इंक्रीज़ होगा, तो उस कंडीशन में जब n इंक्रीज़ होगा तो ई नॉट जो है, जो बिंदु P पर परिणामी आयाम है, वो क्या होगा, दिखती सी बात है, डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। इसका मतलब मेरे पास में क्या आना चाहिए, रिजल्ट ये आना चाहिए कि E01 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए E02 से। इस टाइप से मेरे पास में रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ आना चाहिए, सेंटर के लिए, है ना। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ होते जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेंटर पे क्या होगा, n जो है वो 0 होगा, धीरे धीरे करके सीक्वेंस इंक्रीज़ होगा, सीक्वेंस इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ में क्या होगा, आयाम जो है वो कम होता जाएगा। जैसे इसके क्या किया, यहाँ पर लिख दिया E01 ग्रेटर दैन E02 ग्रेटर दैन E03। मतलब मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है वो हमें किससे मिलेगी, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से मिलेगी। उसके बाद जो इंटेंसिटी है या जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। सेकंड कंक्लूजन लेते हैं हम, और किस पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है थीटा एन पर। थीटा एन क्या है आपके पास में, ये वाला एंगल है। अगर हम थीटा एन को इंक्रीज़ करें, थीटा एन कब इंक्रीज़ होगा, जब हम सेंटर से आउटर साइड में जाएंगे तो थीटा एन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। और देखिए आप, थीटा एन जब भी इंक्रीज़ होता है, जब थीटा इंक्रीज़ होता है तो कॉस ऑफ थीटा डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा एन जो है ये क्या करेगा, ये डिक्रीज़ हो जाएगा। अब कॉस ऑफ थीटा एन क्या है, डिक्रीज़ होगा तो ई नॉट जो है वो कैसा हो जाएगा, ये भी डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि वापस मेरे पास में कंक्लूज़न यही वाला आया कि सेंटर पे मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, उसके बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। अब थर्ड हम एक और डिपेंडेंसी ले लेते हैं। और कौन सा वेरिएबल बचा, थीटा एन ले लिया हमने, एन ले लिया, ठीक है। ए को लेने का कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है जितने भी अर्धावर्ती कटिबंध है सबका क्षेत्रफल कैसा है, समान है, चाहे मैं फर्स्ट लूँ, चाहे सेकंड लूँ, चाहे थर्ड लूँ। तो एक्सप्रेशन यहाँ पर ए एन कितना आना है, यहाँ पर मेरे पास में ए एन आ जाएगा पाई बी लैम्डा। इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट एम्पलीट्यूड में नहीं आना है। एक बार मैंने लाइट सोर्स ले लिया तो लैम्डा जो है वो फिक्स हो गया, है ना, तरंग देते रहे फिक्स हो गई। तो ए का इफेक्ट तो नहीं आएगा, एन का इफेक्ट आएगा या थीटा का इफेक्ट आएगा। एक इफेक्ट और क्या आ सकता है, जैसे जैसे हम एक सेंटर वाले अर्धावर्ती कटिबंध से हम लोग जैसे जैसे आउटर साइड में जाते जाएंगे, है ना, वैसे वैसे क्या होगा, ये डिस्टेंस वेरी करेगा। पी पॉइंट का सेंटर से या अर्धावर्ती कटिबंध से जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, देखिए क्या हो रहा है, आपके पास में पहले b है, b के बाद में कितना है, b प्लस लैम्डा बाई 2 है, उसके बाद कितना है, b प्लस लैम्डा है। इस तरीके से वेरी कर रहा है ना, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके पास यहाँ बिंदु P की जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी, है ना, वो बढ़ती जाएगी, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये b की जगह ये वेरी कर जाएगा ना, वेरी कर जाएगा। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या करेगा, ये डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे b जो है ये b में हम कुछ भी प्लस करते जाएंगे, है ना, जैसे जैसे हम b में कुछ भी प्लस करते जाएंगे, इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे ई नॉट एन जो है वो भी
हाँ, क्या है कि वीडियो वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि बीच में कैमरा हो गया ऑफ और मुझे पता नहीं चला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहीं से टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। बिंदु P पर परिणामी आयाम, है ना, हम लोग निकाल रहे थे रिजल्टेंट एट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास में जो रिज़ल्ट आया था वो आया था इस टाइप से। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, P बिंदु पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जितने भी अर्धावर्ती कटिबंध हैं उनसे जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा उसको हम लेते हैं यहाँ E0। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि ऑप्टिक्स में हमें क्या करना चाहिए, जितने भी एम्पलीट्यूड्स का इफेक्ट आ रहा है उन सबको सुपर इम्पोज कर दो, उन सबको ऐड कर दो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको लिखा E01 प्लस E02 प्लस E03 अप टू E0n। ठीक है, अब हमें पता है कि E01 के रेस्पेक्ट में E02 किस में है, अपोजिट फेस में है। क्यों अपोजिट फेस में है, क्योंकि E01 से जो तरंग P पॉइंट पर पहुंचेगी और E02 से जो तरंग P पॉइंट पर पहुंचेगी, दोनों वेव्स में कितना है, λ/2 का पार्ट डिफरेंस है। ऐसा ही है ना, देखो E01 तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, B प्लस λ/2, और E02 कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, B प्लस लैम्डा। E03 कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, B प्लस 3 λ/2। मतलब यहाँ से पहले अर्धावर्ती कटिबंध से निकलने वाली जो तरंग है वो P बिंदु पर पहुँचने के लिए कितना ट्रैवल करेगी, B प्लस λ/2। यहाँ सेकंड अर्धावर्ती कटिबंध से P पर जो पहुँचेगी वो कितना ट्रैवल करेगी, B प्लस लैम्डा। इस टाइप से तो अपने पास में E01 के रेस्पेक्ट में सेकंड वाला जो है ये अपोजिट फेस में होगा और थर्ड वाला कैसा होगा, सेम फेज में होगा। कैसे सेम फेज में होगा, ये हो गया B प्लस λ/2 पर और ये हो गया B प्लस 3 λ/2 पर। अब आप देख लो माइनस करके, B से B कैंसिल, 3 λ/2 माइनस λ/2 कितना आया, लैम्डा आया। तो यानी कि दोनों सेम फेज में है ना। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ड्यू टू अपोजिट फेज E0 कितना हो जाएगा, E01 माइनस E02 माइनस नहीं प्लस E03, कि E03 E01 के रेस्पेक्ट में सेम फेज में है। उसके बाद में E04 प्लस E05, और इस टाइप से जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर डैश के बाद में E0n जो है इसको हम कर देते हैं -1 की पावर, हमें ऑड वाले को नेगेटिव बनाना है तो यहाँ कर देते हैं n-1 E0n। ठीक है, इवन नंबर रखेंगे, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो -1 की पावर 1 कितना होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव ही आ रहा है ना। अब हमने क्या किया, हाँ यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, पहले इसको लेते हैं। देखो आप इसको, अगर ये कंडीशन है तो अपने पास में E02 को हम क्या कर सकते हैं, E01 और E03 दोनों का माध्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो E02 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, E02 इक्वल्स टू E01 प्लस E03 अपॉन 2, है ना। इसी टाइप से E04 को हम क्या लिख सकते हैं, E03 और E05 का एवरेज, है ना। तो यहाँ से हम ले लेते हैं E04 इक्वल्स टू E03 प्लस E05 अपॉन 2, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको रिप्लेस करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन चल रहा है अपना, इसमें वैल्यू पुट करते हैं।
हाँ देखिए, ये हो जाएगा अपने पास में ई नॉट इक्वल्स टू E01 को मैंने ब्रेक कर दिया दो में, E01/2 प्लस E01/2 है ना, माइनस E02 एज इट इज़, प्लस E03 को भी हमने दो में ब्रेक कर दिया, E03/2, E03/2 माइनस E05 एज इट इज़, सॉरी E04 एज इट इज़, E05 को भी हमने हाफ ऑफ कर दिया। और इसी टाइप से हम आगे गए, -1 की पावर जो n-1 था है ना, E0n, इसके भी हमने ब्रेक कर दिए अपॉन 2। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे ये E02 जो है ये किसके इक्वल है, E01/2 और E03/2 के, है ना। तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। इसके साथ में E04 किसके इक्वल है, E03/2 प्लस E05/2, तो ये पूरा टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज़ में आगे से आगे सारे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे और फाइनल जो अपने पास में बचेगा वो बचेगा E0, जो परिणामी आयाम है बिंदु P पर, वो कितना हो जाएगा, E01/2 प्लस -1 टू द पावर n-1 E0/2, है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। ठीक है, दो कंडीशंस क्या हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्सप्रेशन n पे डिपेंड कर रहा है। तो n क्या है अपने पास में, अर्धावर्ती कटिबंधों की संख्या, हाफ पीरियड जोन, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स। तो n जो है वो इवन भी हो सकता है या ऑड भी हो सकता है ना। तो हमने पहले इवन ले लिया। अगर मैं इवन लेती हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे 2 ले लिया, 2 - 1 से 1, तो ये नेगेटिव आएगा। तो परिणामी आयाम E0 जो है वो कितना हो जाएगा, E01/2 माइनस E0n/2। इसी टाइप से जब n जो है वो मेरे पास में ऑड है तो उस कंडीशन में E0 कितना आ जाएगा, E01/2, है ना। विषम है, जैसे यहाँ 3 ले लिया, 3 - 1 2, तो -1 का स्क्वायर कितना, प्लस में, तो प्लस हो गया, तो प्लस में आ गया E0n/2, है ना। तो ये अपने पास में ये रिज़ल्ट आ गया। तो इसको देखने से एक चीज़ तो हमें मालूम पड़ गई, क्या, कि बिंदु P पर जो परिणामी आयाम है वो किसकी वजह से होगा, एक तो फर्स्ट अर्धावर्ती कटिबंध की वजह से और एक लास्ट अर्धावर्ती कटिबंध की वजह से। ठीक है, अब अगर मैंने सपोज किया कि अर्धावर्ती कटिबंधों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, कितना है, इनफाइनाइट है। अगर सपोज किया n कितना है, इनफाइनाइट है। अगर n इनफाइनाइट होगा तो हमें तो पता है वैसे ही कि हमारे पास में कितना है, E01 ग्रेटर है E02 से, उससे ग्रेटर है E03 से, और ऐसे करते करते सबसे कम कितना है, E0n है। और n इनफाइनाइट होते ही E0n तो वैसे ही कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, है ना, बहुत कम हो जाएगा। मतलब हम कैसा कह सकते हैं कि En जो है वो नियरली हम 0 मान सकते हैं, है ना, बहुत माइन्यूट इंटेंसिटी देगा। तो इस कंडीशन में ये दोनों एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएंगे, ये लगभग 0 हो जाएगा, ये भी लगभग 0 हो जाएगा। तो परिणामी आयाम जो है E0 वो कितना हो जाएगा, E0/2। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास में एक विवर्तन से हमें एक समतल तरंगाग्र मिलता है, प्लेन वेव फ्रंट मिलता है, हमने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था, वहाँ प्लेन वेव फ्रंट लिया था, तो वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, समतल तरंगाग्र के कारण हाँ देखिए, एक्चुअली ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बोर्ड पर लिख दिया। ठीक है,
देखिए जो हमारे पास में रिज़ल्ट आया था वो रिज़ल्ट क्या है, यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट कितना आया था, जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है उससे मिलने वाला जो रिजल्टेंट है उसका हाफ आया है ना एम्पलीट्यूड में। तो हमने क्या लिखा, समतल तरंगाग्र के सामने स्थित किसी बिंदु P पर संपूर्ण तरंगाग्र के कारण परिणामी आयाम का मान प्रथम हाफ पीरियड जोन के कारण आयाम का कितना होता है, आधा होता है, और परिणामी तीव्रता हाफ पीरियड जोन के कारण उत्पन्न हुई तीव्रता की 1/4 होती है। कैसे, आप सब जानते हो, बहुत होशियार हैं आप सब वैसे भी, है ना, इतना समझाने की कहाँ ज़रूरत है। तो यहाँ आपके पास में E0 जो है, अरे नहीं सच में बोल रही हूँ, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत शार्प माइंडेड हैं, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं। फिज़िक्स वाले वैसे भी बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर E0 इक्वल्स टू कितना है, E01/2 है। तो हमें पता है कि तीव्रता जो है वो आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो I प्रोपोर्शनल टू E01/2। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये 1/4 आ जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट वाले की इंटेंसिटी अगर हम I लेते हैं तो जो I है वो कितना हो जाएगा, I प्रोपोर्शनल टू जो फर्स्ट वाले की इंटेंसिटी है I0/4। इसलिए अपने पास में तीव्रता जो है वो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, डिफ्रैक्शन में फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन्स। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट में बताएं। इसके अलावा अगर आपको BSc या BSc B.Ed फिज़िक्स के अंदर किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिखें, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।